इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से रिलेटेड हमारी जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमसे ये पूछा है कि आखिर ऐसे क्या क्या मेडिसिन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं IBS के लिए। IBS में अक्सर 2 फेजेस रहते हैं, जिसमें से एक होता है लूज मोशन का फेज़ और दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन का फेज़। जनरली ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लेकिन किसी किसी में कोई एक ही सिम्टम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। अब किसी में अगर डायरिया का सिम्टम प्रोमिनेंट रहा तो उसे IBS-D ऐसा बोला जाता है, जबकि अगर किसी में कॉन्स्टिपेशन का फंक्शन प्रोमिनेंट रहता है तो उसे IBS-C ऐसा भी बोला जाता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जानने वाले हैं जो कि स्पेशली IBS-D यानी जिसमें लूज मोशन ज़्यादा रहते हैं, ऐसे IBS में आप यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपके IBS में दोनों फेजेस भी चलते हैं तो भी आपका लूज मोशन वाला फेज़ जब चलता है तभी भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पथ्य लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूँ और किसी भी बीमारी से रिलेटेड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए और योगा के माध्यम से उसमें क्या किया जा सकता है, इस बारे में हम हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियोस लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले कि आज के वीडियो को हम शुरू करें, मैं आपको 2 सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स बता देना चाहती हूँ। उसमें पहला डिस्क्लेमर ये है कि मार्केट में कई सारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं और हर एक कंपनी अपने अपने हिसाब से अलग अलग मेडिसिन बनाती है। तो इसीलिए आज मैं जो भी मेडिसिन आपको बना रही हूँ वो मेडिसिन किसी पर्टिकुलर कंपनी के नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के ग्रंथों में इनका उल्लेख आया हुआ है। आयुर्वेद के ग्रंथों में ही इन मेडिसिन को बताया गया है। तो ये मेडिसिन जो है उनके अलग अलग ब्रांड नेम्स आपको मिल सकते हैं, जो कि आप आपकी डॉक्टर्स की सलाह से ले सकते हैं। सेकेंड डिस्क्लेमर हमारा यही है कि अक्सर हमारे वीडियोस में हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ मेडिसिन बताने वाली हूँ। और कोई भी मेडिसिन आपको कभी भी अपने मन से नहीं लेना होता है, क्योंकि हर एक मेडिसिन में अलग अलग बहुत सारी दवाइयाँ रहती है। इसमें से किसी भी दवाई से आपको एलर्जी भी हो सकती है या फिर आपके प्रकृति के अनुसार कोई दवाई आपको सूट कर सकती है या कर नहीं भी सकती। इसलिए जो भी दवाइयाँ मैं बता रही हूँ वो कॉमन दवाइयाँ हैं, लेकिन इन्हें लेने से पहले आप आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और तीसरा डिस्क्लेमर यह है कि आज हम लूज मोशन वाले IBS की बात कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वाटरी लूज मोशंस हो रहे हैं, आपको थकावट लग रही है, डिहाइड्रेशन महसूस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो रही है, यूरिन का प्रमाण आपका कम हो रहा है, ऐसी अगर कोई भी कंडीशन है तो आपको कोई भी होम रेमेडी ट्राई नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह लेना है और सबसे पहले आपका डिहाइड्रेशन कंट्रोल करना है। ये 3 चीज़ें हो जाने के बाद अब हम आज की मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से मेडिसिन है जो कि IBS-D में आपको काम आ सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेडिसिन है बिल्व अवलेह। बिल्व इसका मतलब है बेल और अवलेह इसका मतलब है ऐसा फॉर्मुलेशन जो कि आप चाट के खा सकते हैं, यानी जो कि सेमी लिक्विड कंडीशन में होता है। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि च्यवनप्राश जो है उसकी कंसिस्टेंसी का कोई भी मेडिसिन जो है उसे अवलेह बोला जाता है। अवलेह में शुगर रहती है और बेल जो है वो आयुर्वेद ने दीपन यानी कि भूख बढ़ाने वाला, पाचन यानी कि आपके शरीर में जो भी चीज़ें हैं, आपका डाइजेशन है उसे इम्प्रूव करने वाला, और ग्राही यानी कि आपके लूज मोशंस को कंट्रोल करने वाला बताया गया है। खास करके जब भी इनडाइजेशन के साथ आपको लूज मोशंस रहते हैं तब बिल्व अवलेह बहुत अच्छे से काम करता है। डोज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1 चम्मच बिल्व अवलेह आपको सुबह में और शाम को लेना होता है। गुनगुने पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं। अगर बिल्व अवलेह आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आप बेल का मुरब्बा भी इसी मात्रा में ले सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की अगर बात करें किसने ये नहीं लेना है, तो जिनका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपर एसिडिटी है, उल्टी हो रही है, इन्होंने इसे नहीं लेना है। और बिल्व अवलेह में शुगर होता है, तो जिनको डायबिटीज़ की तकलीफ़ है, शुगर पहले से बढ़ा हुआ है, उन्होंने भी बिल्व अवलेह अवॉइड करना सही रहेगा। सेकेंड मेडिसिन हमारा है कुटजारिष्ट।
तो कुटज ये मेडिसिन भी आयुर्वेद ने लूज़ मोशन के ऊपर काम करने वाला बताया है। जब भी आपको वाटरी लूज़ मोशन होता है तो उसमें आप कुटजारिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटज को हिंदी में शायद सकरा ऐसे बोला जाता है। किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स में आपको कुटजारिष्ट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये कुटज जो है वो लूज़ मोशन को स्टॉप करने का काम करता है। इसके साथ साथ स्टूल्स में से अगर म्यूकस जाता है या कभी कभार खून जाता है, आपको पाइल्स की शिकायत है, तो उसमें भी ये कुटज जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। कुटजारिष्ट जो है वो आपको 3 से 4 चम्मच कुटजारिष्ट नॉर्मल वाटर में मिक्स करके लेना होता है। जितना भी आप कुटजारिष्ट लेंगे उतना ही आपको उसमें नॉर्मल वाटर मिक्स करना है और उसे खाने के बाद आपको लेना होता है। अगर कुटजारिष्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होता है तो आप कुटज का चूर्ण भी ले सकते हैं या फिर कुटज पर्पटी नाम का एक मेडिसिन आता है, उसे भी आप ले सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की अगर बात करें तो बहुत बड़े तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, लेकिन कुटजारिष्ट में थोड़ा सा शुगर इस्तेमाल होता है, तो शुगर के पेशेंट को इसे अवॉइड करना है। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एसिडिटी और वॉमिटिंग में कुटजारिष्ट भी आपको अवॉइड करना होता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन आता है संजीवनी वटी। तो संजीवनी जो कि रामायण में भी इसका उल्लेख होता है, तो संजीवनी एज अ प्लांट रामायण में यूज़ किया गया है और ये गुटी जो है वो उस गुटी से अलग है। इस संजीवनी गुटी का इस्तेमाल जो है वो लूज़ मोशन को स्टॉप करने के लिए किया जाता है। इसमें गोमूत्र का इस्तेमाल रहता है, तो उसकी स्मेल आती है, ये मैं आपको पहले से ही बता के रखती हूँ। अगर आपको गोमूत्र की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप संजीवनी गुटी को अवॉइड कर सकते हैं। जिस भी मेडिसिन में गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है उससे थोड़ा सा हीट बढ़ने की संभावना रहती है। तो अगर आपको एलर्जीज़ या एसिडिटी इनकी शिकायत है तो संजीवनी गुटी का इस्तेमाल आपको थोड़ा सा संभल के करना ज़रूरी होता है। संजीवनी गुटी टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है। इसमें से 1 से 2 टैबलेट आप सुबह शाम ले सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ आपको इसे लेना होता है। संजीवनी गुटी में बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो कि आपका लूज़ मोशन कम करने का काम करती हैं, आपकी भूख को बढ़ाती है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करती है। इसके बाद आते हैं पंचामृत पर्पटी। पर्पटी ये एक अलग टाइप का मेडिसिनल कॉम्बिनेशन होता है जो कि आयुर्वेद में यूज़ किया जाता है। इसमें बनाते वक्त पर्पटी जो है वो एक पपड़ी के फॉर्म में बनती है और फिर उसका वापस से पाउडर बना के भी आपको मिल सकता है या फिर पपड़ी की ही फॉर्मेट में भी आपको ये मिल सकता है। तो ये पर्पटी जो है वो किसी भी IBS और IBD में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अब ये पर्पटी जो है वो बेसिकली आपका डाइजेशन सुधारती है और आपके इंटेस्टाइन्स की जो ताकत है उसे बढ़ाने का काम करती है, उनको बल प्रदान करती है। इन जनरल जिनका IBS में या IBD में वज़न कम हो रहा है, जिनको IBD में खून ज़्यादा जा रहा है, शरीर में थकावट सी महसूस हो रही है, ऐसे लोगों के लिए पर्पटी, खास करके पंचामृत पर्पटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। पर्पटी का इस्तेमाल आपको हमेशा घी के साथ करना होता है और खाने के बाद आपको पर्पटी लेना होता है। इसका डोज आपके डॉक्टर से डिसाइड करेंगे। जनरली 125 मिलीग्राम टू 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार ऐसा इसका डोज होता है। अब पर्पटी में बताने जैसी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक मेडिसिन है जिसमें कि कुछ हेवी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हेवी मेटल्स आयुर्वेद में कभी भी एज इट इज़ यूज़ नहीं किए जाते, उनको भस्म बना के उनके ऊपर प्रोसेस करके ही यूज़ किया जाता है जिससे कि हमारी बॉडी के लिए ये सूटेबल हो। लेकिन फिर भी जिनको किडनी की परेशानी है, डायबिटीज़ है, उन्होंने ऐसे मेडिसिन को अवॉइड करना सही रहता है और जिनको भी लेना है उन्होंने ये मेडिसिन हमेशा ही डॉक्टर्स की सलाह से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्ट से अगर आपको एलर्जी है या आप किसी मेटल का एक्सट्रैक्ट आपकी बॉडी पचा नहीं सकती है तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए पंचामृत पर्पटी लेने से पहले आपको आपके डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लेना है। अब नेक्स्ट है तक्रारिष्ट। तो तक्र यानी कि बटर मिल्क। IBS और IBD इन दोनों में भी बटर मिल्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने मेरे हर एक वीडियो में बताया है। बटर मिल्क एक प्रोबायोटिक है, इससे रिहाइड्रेशन होता है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है और इसीलिए IBS में बटर मिल्क का इस्तेमाल इम्पॉर्टेंट बोला गया है। जितना हो सके अगर आपको फ्रेश बटर मिल्क मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई हॉस्टल पे रह रहा है
जिसे रोज़ रोज़ फ्रेश बटर मिल्क मिलना पॉसिबल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये मेडिसिन है जिसका नाम है तक्रारिस्ट। इस मेडिसिन में तक्र का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बटर मिल्क का, जो कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव करने में आपको मदद करेगा। बटर मिल्क के कंपैरिजन में तक्रारिस्ट जो है उससे थोड़ा सा हीट बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एसिडिटी और एक्सट्रीम वॉमिटिंग ऐसी कंडीशन में आपको तक्रारिस्ट नहीं लेना है। अदरवाइज़ आप तक्रारिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अरिष्ट जब आप लेते हैं तो उसमें आपको पानी के साथ ही उसे लेना होता है, पानी मिला के ही उसे लेना होता है। जितने क्वांटिटी में आप मेडिसिन लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आप पानी लेना और खाना खाने के बाद आपको इसका प्रयोग करना होता है। ऑब्वियसली इसका अल्टरनेटिव अगर देखा जाए तो फ्रेश बटर मिल्क ही है, लेकिन आपको बटर मिल्क लेना है, दही नहीं। दही जो है वो पचने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आयुर्वेद ने हमेशा ही दही के बजाय बटर मिल्क का इस्तेमाल करना सही समझा है। उसके बाद आता है तिक्त घृत। अब तिक्त का मतलब होता है कड़वा और घृत का यानी कि घी। तो बहुत सारे कड़वे रस के मेडिसिन से बनाया हुआ एक घी रहता है जिसे कि तिक्त घृत बोलते हैं। आयुर्वेद में कई सारे पंचकर्मों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आप अगर एक एक चम्मच की क्वांटिटी में इसे खाने के पहले अगर यूज़ करते हैं तो आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ पित्त है उसे ये कम कर देता है, आपका डाइजेशन बढ़ाता है, आपका भूख जो है वो प्रॉपर करता है। और IBS में घी का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि घी से आपके इंटेस्टाइन्स की जो मोटिलिटी बढ़ी हुई है वो कम होने में मदद मिलती है। इसीलिए घी तो आपको IBS में इस्तेमाल करना ही है। अगर तिक्त घृत आप इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और लास्ट में चलते हैं एक बहुत ही अलग मेडिसिन की तरफ, जो कि है अविपत्तिकर चूर्ण। अब ये अविपत्तिकर चूर्ण जो है इसका सबसे मेन कंटेंट है त्रिवृत, और ये त्रिवृत जो है वो आपका पेट साफ़ करने का काम करता है। इससे आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमें पहले से ही IBS भी है, यानी हमें डायरिया ही हो रहा है, लूज़ मोशन ही हो रहा है, तो अविपत्तिकर चूर्ण का रोल कहाँ से आ गया? तो यही इम्पॉर्टेंट बात है। कभी कभी किसी को डायरिया या लूज़ मोशन जो है वो खुल के नहीं होते हैं, यानी कि कुछ खाना खाएंगे उसके बाद उनके पेट में मरोड़ बनेगी, उनको थोड़ा सा मोशन पास होगा जो कि थोड़ा लिक्विड ही होगा या सेमी सॉलिड होगा, लेकिन उनका पेट जो है वो खुल के साफ़ नहीं होता है। और दूसरा, उनके शरीर में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है। तो ऐसी कंडीशन में जब तक आपके शरीर में बढ़ा हुआ जो पित्त है वो बाहर नहीं निकलता, तब तक आपको ये बार बार मरोड़ बनना और बार बार लूज़ मोशन होना, ये चीज़ आपकी होती रहेगी। इसीलिए इस पित्त को बाहर निकालने के लिए आपको 3-4 दिन आप पहले तिक्त घृत का सेवन कीजिए, और उसके बाद आपको ये अविपत्तिकर चूर्ण एक बार रात को लेना होता है। आधे से 1 टीस्पून आप अगर रात को ले लेते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो उससे सुबह में आपको थोड़े से लूज मोशन हो जाएंगे, लेकिन आपका पित्त जो है वो एक ही बार में शरीर से निकल जाएगा। तो बार बार जो आपको IBS होने की संभावना है वो इससे थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन क्या आपकी ये कंडीशन है जिसमें आपने अविपत्तिकर चूर्ण लेने से आपको फ़ायदा हो सकता है? ये आप खुद नहीं डिसाइड करेंगे, इसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास जाना है। क्योंकि पहले से अगर आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, आपने अविपत्तिकर अपने मन से ले लिया और आपको और ज़्यादा लूज़ मोशन होने लग गए, तो हो सकता है कि आपकी तकलीफ़ बढ़ जाए। इसलिए हमेशा ही कोई भी मेडिसिन अपने मन से आपको नहीं लेना होता है, डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लेना होता है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में कई सारे मेडिसिन बताए गए हैं, जैसे ग्रहणी कपाट रस, ग्रहणी गजांकुश रस, कपर्दिक भस्म, शंख भस्म, शंखवटी। इनका इस्तेमाल भी अलग अलग सिचुएशंस में IBS-D में आप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी मेडिसिन अपने मन से नहीं लेना है, डॉक्टर्स की सलाह से ही लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने कुछ मेडिसिन डिस्कस किए जो कि आप IBS में ले सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।